तो चलते हैं आज से 50 लाख साल पहले, जब धरती पर डायनासोरों का राज होता था। पर उन्हें क्या पता, उनकी अस्थि खेलती जिंदगी में एक एस्ट्रोनॉट आ टपकेगा और उनकी पूरी जाति को ले डूबेगा। इस एस्ट्रोनॉट के गिरने पर धरती के आधे डायनासोर तुरंत खत्म हो गए और जो बचे वो एनवायरनमेंट चेंज के कारण खत्म हो गए। ऐसे कर करके सारे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए। यह वो ही समय था जब धरती सबसे ज़्यादा गर्म थी, पर समय के साथ धरती ठंडी होती चली गई और यह सिलसिला ऐसे ही 20 लाख साल तक चलता रहा, जब तक धरती एक नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ रुकी। और उसके 5 लाख साल बाद धरती पर बंदर जैसे दिखने वाले ये प्राणी पनपना स्टार्ट हुए, और इनमें ऐसा कुछ खास नहीं था जो इन्हें आम जानवर जैसे लोमड़ी, हाथी, शेर या किसी भी जानवर से अलग बनाती। पर इनका जन्म आम जानवरों की तरह सर्वाइवल के लिए नहीं बना था। इनके साथ कुछ अलग होना था जो इन्हें औरों से अलग करे। कह सकते हैं कि इनकी किस्मत खुलने वाली थी। पर ये ऐसा करते कैसे? ना तो उनके पास शेर जैसे पंजे थे, ना हाथी जैसे दांत, ना लोमड़ी जैसी चाल, ना किसी भी अन्य जानवर जैसी ताकत। तो इनकी किस्मत बदलती कैसे? किसी ने ये नहीं सोचा होगा। शेर जैसे न दौड़ने वाले, बंदर जैसे न पेड़ पे चढ़ने वाले, लोमड़ी जैसे न सोचने वाले, ये बंदर कैसे दुनिया पर राज करेगा। तो आज हम बताते हैं हमारा बंदर से लेके इंसान बनने तक का सफर कैसा रहा। बड़ा ही कठिन चुनौती रहा था। पर इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे ये कैसे हुआ। तो ये बात है आज से 20 लाख साल पहले की, जब किसी झुंड में एक बंदरिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक तो चिंपैंजी बना और एक हम। पर उन दोनों में दिखने में कोई फर्क नहीं था। उनको जो अलग करता इंसान और चिंपैंजी में उनकी जोड़नी, वो अलग अलग दिशा में गए। पर उनके रास्ते में आने वाली बाधा उनको अलग करती। उनकी चुनौतियाँ, उनकी मजबूती और उनकी आने वाला सफर उन्हें अलग करता। ऐसा नहीं था कि धरती पर एक ही तरीके के इंसान और चिंपैंजी या बंदर थे। इन धरती पर अलग अलग तरह के बंदर थे और हमारे पूर्वज। कुल मिलाकर हमारी धरती पर 7 तरीके की प्रजाति थी। उनमें से अलग अलग तरीके की अलग अलग नस्ल के चिंपैंजी पाए जाते थे। उनमें से कुछ हैं होमो सोफियन, जो कि हम हैं, होमो हैबिलस, होमो हिडलजेनेसिस, होमो रुडलफेनेसिस, होमो फ्लोरेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो इरगोस्टर, होमो निएंडरथालेंसिस। पर दुख की बात तो ये है, ये हमारे 7 भाइयों में से आज कोई भी प्रजाति जिंदा नहीं है। ये सारे विलुप्त हो चुके हैं। शिकारी जानवरों ने इनकी हत्या कर दी या ये एनवायरनमेंट चेंज के कारण खत्म हो गए। पर आप सोचेंगे कि ऐसा इनके साथ ही क्यों हुआ? चिंपैंजी भी तो जिंदा है, बंदर भी तो जिंदा है, पर हमारे इतने करीबी प्रजाति के जिंदा नहीं है। पर हम कैसे बचे? तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम अफ्रीका में अच्छी तरीके से फल फूल रहे थे, तो हम में से कुछ लोग सफ़र करके यूरोप पहुँचे। यूरोप के कॉन्टिनेंट में पहुंचकर उन्हें एक बात का एहसास हुआ। वहां पहुंचकर होमो सोफियंस को यह बात पता चली कि वो वहां पर अकेले नहीं है। वहां पर कोई और भी था जो हमसे ताकतवर, हमसे तेज और हमसे ज़्यादा एडवांस और शिकारी टाइप के चिंपैंजी थे, जो हमारे भाई निएंडरथालेंसिस थे, जो हरे सफ़ेद पहाड़ों में मौज ले रहे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्हें बात पसंद नहीं आई, क्योंकि कोई चिंपैंजी क्यों अपना खाना शेयर करेगा, क्यों अपना इलाका शेयर करेगा। उन्होंने हमारे स्वागत में पहली जंग लड़ी और हमें बुरी तरह पछाड़ दिया। पर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ? निएंडरथालेंसिस क्यों खत्म हो गए? क्यों उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तेज और मस्कुलर थे और वो कम झुंड में 2 या 3 के झुंड में शिकार करते थे, जो उनकी बड़ी कमजोरी थी। शिकारी उनका ही शिकार करते थे, जिसके कारण वो विलुप्त हो गए। पर आप कहेंगे हम क्यों बच गए? क्योंकि हम डरते थे। ये हमारा डर ही है जिसके कारण आज हम बचे हुए हैं। क्योंकि हम 7 या 8 के झुंड में शिकार करते थे और हमारे शिकार के चांस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते थे। हमारी यही झुंड में रहने की आदत से हमने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए आवाज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे अलग आवाज़ से इस अलग चीज़ का पता चलता था, अलग आवाज़ से पता चलता था कि दूसरा शिकारी आ रहा है, किसी अलग आवाज़ से पता चलता था कि हम सेफ हैं। इस तरीके से हमने बातें करने की शुरुआत स्टार्ट करी, भाषा की बात स्टार्ट करी, भाषा बनाना स्टार्ट किया। तो इसी तरह हमारी पहली भाषा बनी। पर आज के जानवर भी अपनी भाषा जानते हैं, सब अपनी अपनी भाषा जानते हैं और आपस में समझना जानते हैं।
इसके ऊपर एक साइंटिफिकली रिसर्च हुई थी, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर कर बताया था कि अलग अलग जानवर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। बंदरों पे ये परीक्षण हुआ था, जिसमें अलग अलग आवाज़ें निकाली गई थी। इसमें जानवर खुश होते हैं वो बात अलग निकाली गई थी, और कुछ शिकारी आता है तो डरने की आवाज़ अलग निकाली गई थी, और कुछ आवाज़ें ऐसी थी जिससे वो टेंशन में आ गए और उधर उधर देखने लगे। और आप पूछेंगे कि असल में ये भाषा बनी कैसे, तो मैं कहता हूँ कि भाषा बनना बहुत आसान था। इतना आसान कि कई सारी आवाज़ों को अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताना ही भाषा था। और आपको पता है अलग अलग दुनिया में 7,000 से भी ज़्यादा भाषा है, जो इन्हीं छोटी छोटी आवाज़ों की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा एक छोटे से शब्द में रखती है। एक छोटे से वर्ड में इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम समझ सकते हैं कि दूसरा क्या कहना चाहता है, पर असल में सिर्फ वो एक आवाज़ ही मचा रहा है। सोचिए कि एक रशियन लड़की से आप पानी मांगे अपनी भाषा में, तो आप उससे क्या कहोगे? आपके लिए उसकी भाषा के तरीके का शोर या आवाज़ के सिवा कुछ नहीं। इसी से हम सोच सकते हैं कि इसी तरीके से हल्के हल्के इन्हीं आवाज़ों के समूह को जोड़ जोड़ कर हम डेवलप होते गए। दहाड़, ओहो, यूहू, हे हो से हेलो बना। इसी तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ भाषाओं को तोड़ मोड़ कर आगे जाकर बहुत बढ़िया करके बनाया गया। इसी भाषा की वजह से ही हम सरवाइव कर पा रहे हैं। वो कैसे? आपको पता है हम और जानवरों की तुलना में कितने कमजोर थे। होमो सेपियंस पर बात अगर झुंड में शिकार करने की हो तो हम शेर को भी पछाड़ देते थे। कैसे हमारी भाषा से हमारे ग्रुप वाले जल्दी चीजों को समझने के लिए समझ कर रिएक्ट करते थे, और हम शिकार करने और सरवाइव करने में सबसे आगे थे। पर आप कहेंगे निएंडरथालस जो हमारे यूरोपियन भाई थे उनका क्या हुआ? और तो आप कहेंगे हमारे अन्य साथी भाइयों का हुआ क्या? तो होमो निएंडरथालेंसिस और होमो हैबिलिस ऐसे कई अन्य भाई हमारे समय के साथ साथ विलुप्त हो गए, पर जो कुछ बचे थे उन्होंने हम होमो सेपियंस के साथ ब्रीडिंग कर कर अपने डीएनए को यूरोपियन के साथ मिलाया, और होमो सेपियंस में भी आज भी उनके डीएनए पाए जाते हैं। जैसे होमो निएंडरथालेंसिस के जो डीएनए हैं वो 70% यूरोपीय में पाए जाते हैं और 30% इंडियन में पाए जाते हैं। होमो हैबिलिस जिसके 70% डीएनए अफ्रीकन में पाए जाते हैं और 10% डीएनए इंडियन में पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे अन्य भाइयों के डीएनए मैच है, पर इनमें से कोई भी आज के मामले में जिंदा नहीं है, सब विलुप्त हो चुके हैं। बस उनके कुछ डीएनए हम होमो सेपियंस में है। तो आप सोचेंगे अकेले भाषा के बल पर दुनिया इतनी ग्रो कैसे कर सकती है? इसके पीछे और भी तो कारण होंगे। हाँ जरूर, इसके पीछे और भी कारण है। जैसे बहुत पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस जब गुफाओं में रहते थे तो उन्होंने लकीरें काटना सीखा, लिपि बनाना सीखने की शुरुआत की, और एक छोटे से वर्ड में बड़ी इन्फॉर्मेशन कैद करना शुरुआत की। इसी के साथ साथ समय के साथ साथ ये भाषा बढ़ती गई, और शब्दों को लिखना चालू करना, इन सबको इन्फॉर्मेशन को कैद करना, ऐसे ऐसे करके शब्द बनते चले गए। और आगे चलकर कुछ इन्वेंशन हुए, कुछ सर्जन, कुछ एस्ट्रोनॉट, कुछ टीचर, कुछ डॉक्टर, इन सब पुराने जो साइंट युग में थे इन सब ने अपनी किताबों में ये सब लिखना स्टार्ट किया और छोटी छोटी चीज़ों को पुस्तकों में पढ़ाना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया। ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी थी इंडिया में नालंदा कर, उसमें काफ़ी सारी बुकें थी जिसमें एक से एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन कैद थी, एक से एक बेहतर इन्फॉर्मेशन कैद थी जो आज के युग में भी नहीं होगी। उस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से लाखों स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। उस यूनिवर्सिटी में आर्यभट्ट, महर्षि ऋषि जैसे अन्य बड़े बड़े गुरु पढ़ाते थे और अपनी किताबों को लिख लिख कर वहाँ एकत्रित करते थे। पर समय के साथ एक सदी तक उस यूनिवर्सिटी ने फली फूली बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया जो दुनिया में अलग अलग जगह पहुंचे, ब्रिटिश, तुर्की, चाइना, ईटीसी ऐसी जगह पर जा जाके ज्ञान को फैलाया उन्होंने, उन्हीं स्टूडेंट्स ने। पर नालंदा के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी के अच्छे दिन अब जा चुके थे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी पर एक काला साया मंडरा गया। इसी से जन्म हुआ फिक्शन का, कहानियों का, जिस वजह से हम और प्रजातियों से अलग हुए। हम जिंदगी और मौत या युद्धों की कहानियों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के फिलोसॉफी बनाने लगे। आगे चलकर यही चीज़ें बिलीफ यानी कि विचारधारा बनने लगी और इंसानी सभ्यता को एक साथ करने में मदद करने लगी। तो ऐसे जन्म हुआ धर्म का। पर इस डॉक्यूमेंट्री का तीसरा और आखिरी पहलू थोड़ा कड़वा हो सकता है। धर्म मानने वालों के लिए भी उतना कड़वा हो सकता है जितना कि साइंस मानने वालों के लिए भी, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों ने, साइंस ने और धर्म ने प्रमुख भूमिका निभाई है हमें आगे बढ़ाने के लिए। धर्म की वजह से हमने खुद को जानने की उत्सुकता हुई कि धरती कैसे बनी, धरती कैसे घूमती है, धरती कैसे काम करती है, और उतना ही योगदान साइंस का था। और साइंस का ये साथ है कि लोगों ने जैसे भाषा बनाई,
सर्वाइवल के लिए खेती, सफर करने के लिए यातायात बनाया, वैसे ही लोगों ने साइंस बनाई। और मैं ये नहीं कह सकता कि धर्म या साइंस नहीं माननी चाहिए। मैं भी अपना धर्म मानता हूँ और साइंस पे भी विश्वास करता हूँ, पर हमें कभी भी अंधा होकर नहीं चलना चाहिए। धर्म एक अपनी एक अलग जगह है, साइंस एक अपनी एक अलग जगह है। दोनों का ही कहना एक ही है कि हमेशा सच के साथ रहो। साइंस भी कहती है आंखें खोलो और सच देखो, धर्म ही यही कहता है हमेशा सच्चाई का साथ दो।